ये बात है साल 1995 की, जब मुझे एक सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर के तौर पर रायपुर के पास एक जंगल क्षेत्र में नियुक्त किया गया था। हालांकि जब मैं वहां गया था तब मैंने उस पुराने वन विभाग के बारे में कई सारी बातें सुनी थी, खास करके उस कोठी के बारे में जहां मैं रहने वाला था। पर मैंने इस पर उतना ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा कि शायद से ये उस जगह के इतिहास के वजह से होगा। उस कोठी को लेकर जो भी अफवाह फैली थी, कोठी का इतिहास उससे और भी भयंकर था। जब उस क्षेत्र में लकड़ी के व्यापार के लिए अफसरों को तैनात किया जाता था, ऐसा कहा जाता है कि वहाँ एक अंग्रेज अफसर अपने परिवार के साथ रहा करता था। लेकिन एक रात उनका पूरा परिवार अचानक गायब हो गया, पर उनके साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। लेकिन इसी बात को लेकर वहाँ के लोगों के बीच कई सारी अफवाहें फैली हुई थी, और साथ में उसके बाद उनका क्या हुआ होगा उसको लेकर भी वहाँ के लोगों के बीच कई सारी अफवाहें फैली हुई थी। पर मैं जब वहाँ तैनात हुआ और मैंने इन सभी अफवाहों के बारे में सुना तो मैंने इन सभी चीज़ों को नकार दिया। मुझे लगा कि ये सब बस एक सामान्य कहानी होगी। लेकिन जैसे जैसे मैं वहाँ रुकने लगा, मुझे इन अफवाहों में कुछ सच्चाई नज़र आने लगी। वैसे तो पहले दिन जब मैंने उस कोठी में कदम रखा तब सब कुछ सामान्य था। हालांकि वो कोठी थोड़ा गंदा था, लेकिन फिर भी थोड़ी साफ सफाई के बाद वो रहने लायक था। और रही बात वहाँ के जंगल की, तो मुझे इन सब का पहले से ही आदत था, खास करके जंगल की खामोशी की। पर यह पहली बार था जब मुझे वहाँ की खामोशी में थोड़ी बेचैनी से महसूस हुई। हालांकि शुरुआत में मैंने इसे अपने थकान का असर समझा, पर धीरे धीरे ये समझ आया कि वहाँ की बात ही कुछ और है। पर शुरुआत में जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा परेशान किया वो था ये कि ना तो वहाँ कोई गार्ड था और ना ही कोई स्टाफ। वहाँ सिर्फ मैं था और कोठी के जंगली रास्ते। खैर, वहाँ पर पहला दिन होने के वजह से मुझे वहाँ की साफ सफाई में और ठीक से सेटल होने में बहुत देर हो गई थी। उस रात के करीब 1 या 2 बज रहे थे जब मैं सोने गया। हालांकि सोते वक्त मुझे बाहर से कई सारे आवाज़ें आ रही थी, जिनमें कुछ जंगली जानवरों की थी तो कुछ पक्षियों की। पर उन्हीं आवाज़ों में एक अजीब से आवाज़ ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल वो आवाज़ किसी के चलने की थी, ऐसे मानो जैसे कोई सूखे पत्तों पर चल रहा हो। वैसे तो शुरुआत में मुझे ये लगा कि शायद से वो कोई जानवर होगा, पर जब मैंने उस आवाज़ को गौर से सुना तो वो एकदम ऐसे लग रहा था जैसे कोई आदमी या औरत वहाँ चल रहा हो। पर जब मैंने अपनी खिड़की से बाहर झांका तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ बस हवा के वजह से कुछ सूखे पत्ते हिल रहे थे, इसलिए मैंने इसे सिर्फ हवा का असर समझकर इस बात को टाल दिया। हालांकि उसके अगले दिन के ख़त्म होते होते मैं इन सब के बारे में लगभग भूल ही चुका था। लेकिन दूसरे दिन की रात को ही मुझे वैसा आवाज़ फिर से सुनाई दिया, और वो भी बड़े ही स्पष्ट रूप से, क्योंकि इस बार वो आवाज़ मेरे कमरे के दरवाजे के एकदम बाहर से आ रहा था। पर बाहर जब मैंने टॉर्च जलाकर देखा तो वहाँ फिर से एक बार कोई नहीं था। इसने मेरे मन में एक खटका सा लगा, लेकिन मैंने इसे एक सामान्य घटना मानकर सोने की कोशिश की। पर जैसे ही मेरी आंखें बंद हुई, मैंने महसूस किया कि कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई है, और उसी के साथ मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। उस समय मुझे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, और पता नहीं क्यों मैं इस सोच को अपने सर से नहीं निकाल पा रहा था कि मैं वहाँ अकेला नहीं हूँ। हालांकि सुबह होते होते ये सभी ख्याल मेरे दिमाग से निकल जाते थे, और दिन भर के काम के दौरान इन सब बातों को मैं भूल जाता था। पर जैसे ही रात होता था
वो बेचैनी वापस आ जाती थी। मुझे लगा शायद ये मेरे अकेले रहने का नतीजा है, पर ऐसा कुछ नहीं था। तीसरी रात अब मुझे समझ में आने लगा कि कुछ तो है जो मुझे परेशान कर रही है। इसलिए तीसरी रात मैंने कोठी के इंटीरियर्स को और ध्यान से देखा, जिसमें पुराने तंग गलियारे और बंद दरवाजे थे, जैसे वो कहीं का गुप्त दरवाजा हो। मैं उन्हीं सभी को देख रहा था कि तभी अचानक से कमरे के पास किसी के चलने का आवाज आने लगा। ये आवाज धीरे धीरे मेरे कमरे तक आ रहा था, जिसमें सबसे हैरानी की बात यह थी कि वो आवाज असल में उन्हीं बंद दरवाजे से आ रहे थे जिसमें ताले लगे हुए थे। पर आखिर ये कैसे संभव है, ये देखने के लिए मैंने वहां की कुंडी की अच्छे से जांच की। मैं ऐसा कर ही रहा था कि तभी किसी आदमी के परछाई जैसा कोई चीज मेरी ओर बढ़ने लगा। इसलिए अचानक उस परछाई को अपने पैरों के पास देखकर मैं बहुत डर गया। पहले तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, पर शायद ऐसा नहीं था और ना ही ये आखिरी बार था जब मैं उस परछाई को देखने वाला था। क्योंकि चौथी रात जब मैं बिस्तर पर लेटे लेटे खिड़की से बाहर देख रहा था, तब मुझे फिर से वही परछाई दिखाई दी जो अब मेरे कमरे के ठीक पास खड़ी थी। उसका रूप बिल्कुल स्पष्ट नहीं था, लेकिन वो आकृति धीरे धीरे मेरी ओर ही बढ़ रही थी। उसका आकार बहुत लंबा था और चेहरा धुंधला लेकिन बहुत ही विकृत सा था, जिसे देखते ही मैं डर के मारे खिड़की से पीछे हट गया। हालांकि मैंने उसके बाद ही खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन तभी अचानक घर में एक अजीब सी गंध फैलने लगी। वो एक ऐसा गंध था जिससे ना सिर्फ मेरी आंखें जल रही थी, बल्कि नाक में भी जलन होने लगा था। ऐसे लग रहा था मानो कि किसी ने उस कमरे में सूखी मिर्चियां जलाई हो। इसलिए कई कोशिशों के बाद भी मैं उस कमरे के अंदर नहीं रह पाया। आखिर में मुझसे जब ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं उस कमरे से बाहर गया, इस डर के बावजूद भी कि बाहर कोई खड़ा है। लेकिन जब मैं उस कमरे से बाहर निकला तो बाहर कोई विकृत चेहरे वाला आदमी नहीं था। इन सभी के दौरान एक और अजीब बात यह हुई कि जैसे मैंने उस कमरे का दरवाजा खोला, वो गंध अचानक गायब हो गया। कमरे में फिर से ताजगी फैल गई थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उस गंध के गायब होने के बाद भी मुझे ये एहसास हो रहा था कि उस कोठी के भीतर ऐसा कुछ है जिसे मैं पूरी तरह से नहीं समझ रहा। वहाँ कुछ तो बहुत ही गहरा और खतरनाक था। वैसे तो सुबह होने के बाद वहाँ आमतौर पर सब कुछ ठीक हो जाता था। ऐसा नहीं लगता था कि वहाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है। पर ठीक उसी के अगले ही रात, यानी कि 5वीं रात, जब मैं बिस्तर पर सोने के लिए लेटा, तब अचानक से कमरे का तापमान गिर गया। हालांकि बाहर बारिश हो रही थी और अंदर एक अजीब सी ठंडी हवा मैं महसूस कर पा रहा था। वो हवा इतना ठंडा था जैसे कोई बर्फीली हवा चल रही हो। मुझे लगा कि शायद से कोई खिड़की खुला छूट गया होगा, लेकिन जब मैंने कमरे में देखा तो ऐसा कुछ नहीं था। सभी खिड़कियां अच्छे तरीके से बंद थी, पर उसके बावजूद भी कमरे का इस तरह से ठंडा होना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसी बीच उस बारिश के दौरान अचानक मुझे दरवाजे की तरफ से खटखट का आवाज आया। ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजा बाहर से खटखटाया हो, जो कि था भी। लेकिन उस बारिश में वहां कौन हो सकता है, और साथ में अचानक उस कमरे में ठंड का बढ़ जाना, ये सब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने उस खटखट के आवाज के बाद भी दरवाजे पर उतना ध्यान नहीं दिया। पर फिर से कुछ ही देर के बाद किसी ने फिर से उस दरवाजे को खटखटाया, लेकिन पहले से थोड़ा तेजी से। ये सब अचानक होने की वजह से मैं कांप उठा था। पर तीसरी बार जब किसी ने उस दरवाजे को खटखटाया, तब साथ में किसी ने मुझे आवाज भी दिया,
ये पूछने लगा कि क्या कोई घर में है। उस आवाज़ को सुनते ही मैं हैरान हो गया, लेकिन एक तरफ से मैं उस आवाज़ को सुनकर खुश भी था, क्योंकि कई दिनों के बाद मैंने किसी आदमी की आवाज़ सुनी थी। इसलिए मैं ये सोचकर दरवाजे की तरफ बढ़ा कि शायद से कोई आदमी बारिश से बचने के लिए मेरे कोठी में आया होगा। पर जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था। दरवाजे के बाहर सिर्फ अंधेरा और खामोशी था। ये देखकर मैं अंदर से कांप उठा। इसलिए छठी रात जाते जाते मैंने तय किया कि अब मैं वहाँ और नहीं रहूँगा। मुझे ये कोठी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मुझे अब यकीन हो चुका था यह कुछ तो बहुत ही बुरा हो रहा है। क्योंकि उस रात के करीब 3 बजे मुझे महसूस हुआ कि कमरे में मेरे अलावा कोई और भी है, क्योंकि मुझे किसी और के सांस लेने का आवाज़ साफ सुनाई दे रहा था और साथ में मुझे उस बंद दरवाजे के उस पार से किसी के चलने का आवाज़ भी सुनाई दे रहा था। पर मैंने डर के मारे अपनी आंखें नहीं खोली और वो पूरी रात मैं वैसे ही जमा अपने बिस्तर पर पड़ा रहा। और सुबह होते होते मैंने ये फैसला किया कि मैं वहाँ अब नहीं रहूँगा। इसलिए सुबह होते ही मैंने अपनी एक रिपोर्ट बनाई और अधिकारियों को ये सूचित किया कि मुझे यहाँ और नहीं रहना। फिर कुछ ही दिनों बाद सरकारी आदेश से कोठी को बंद कर दिया गया। मैंने सुना है कि वहाँ फिर से कोई अधिकारी तैनात नहीं हुआ और वो कोठी अब भी पूरी तरह से खाली है। उस कोठी में जो कुछ भी हुआ उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। वो जगह मुझे हमेशा डराती रहेगी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस कोठी में कुछ बुरी आत्माएं भटक रही है, जो कभी न कभी किसी की जान लेने के लिए वापस लौट आएगी। तो दोस्तों, आज के इस पहले घटना के बाद बिना किसी देरी के हम दूसरे घटना की ओर बढ़ते हैं। ये बात है साल 2008 की, जब मैं उड़ीसा के एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी मिल में काम करता था। तब मेरी जिंदगी बहुत साधारण थी। सुबह जल्दी मिल के लिए निकल जाना, शाम तक मशीनों की आवाज़ों के बीच थककर लौट आना और फिर घर आकर अपने छोटे से परिवार के साथ समय बिताना, यही मेरा दिनचर्या था। मेरी पत्नी साक्षी घर की देखभाल करती थी और हमारा 6 साल का बेटा अर्जुन अब स्कूल जाने लगा था। वैसे तो हमारा घर था तो पुराना लेकिन मजबूत, क्योंकि मेरी शादी के बाद हमने इसे थोड़ा बहुत सुधार लिया था। वहाँ रहते हुए कई सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो कि पिछले कुछ महीने में हमारे साथ घटा था। वहाँ कुछ ऐसा महसूस होने लगा था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। घर में एक अजीब सी खामोशी बस गई थी। रातों में हवा का बहाव अलग सा महसूस होने लगा था, जैसे कोई चीज़ अंदर से कमरे को पार कर रही हो। हालांकि पहली बार कुछ असामान्य तब लगा जब एक सुबह मेरी पत्नी ने बताया कि घर के कोने में सिंदूर की एक सीधी रेखा बनी हुई है, एकदम ताज़ी और गीली। शुरुआत में मैंने सोचा कि शायद से वहाँ पूजा का कोई सामान गिर गया होगा, लेकिन हम में से किसी ने सिंदूर निकाला ही नहीं था। पर जब अगली सुबह हुई तब हमने फिर से वही रेखा देखी। इस बार वो हमारे बेटे अर्जुन के कमरे के दरवाजे के एकदम पास था। वो सिंदूर की रेखा ठीक उतनी ही लंबाई में बनी थी जितनी कि पिछली बार, और उसकी गंध वो आम सिंदूर जैसी नहीं थी। उसमें जैसी कोई तेज मिट्टी में मिली हुई सड़ी चीज़ की बदबू थी। हमने उसे साफ तो कर दिया, पर फिर उसके वहाँ होने का हम कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढने लगे। लेकिन फिर रात के वक्त अचानक अर्जुन चिल्लाकर उठ गया। वो कहने लगा कि उसने किसी औरत को देखा है और वो उसे घसीटते हुए कहीं ले जा रही है। वैसे तो सुनने में ये कोई बुरे सपने जैसा ही लगता है, लेकिन जब मैंने अपने बेटे के हाथों को देखा
तो उसमें छोटे छोटे कई सारे खरोंचों के निशान थे, जिसे देखकर मैं और साक्षी हम दोनों ही चौंक गए, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि उसके हाथों में वो खरोंचों के निशान आखिर आया कहाँ से। इसी घटना के यही कोई 3-4 दिनों के बाद एक सुबह साक्षी ने मुझे बुलाया और एक सीमेंट के फर्श को देखने को कहा, जहाँ सिंदूर की सीधी रेखा खींची हुई थी, एकदम सीधी, जैसे किसी ने बहुत ध्यान से उसे बनाया हो। ना तो वो बहुत गाढ़ी थी और ना ही बहुत हल्की। अब उसके बाद से हर रात एक नई रेखा दिखाई देती थी, कभी रसोई के पास तो कभी खिड़की के नीचे, और फिर एक रात हमारे पलंग के बिल्कुल बगल में। उस रात पहली बार मैंने खुद भी कुछ अजीब महसूस किया, जैसे कोई मेरे ऊपर झुककर सांसें ले रहा हो। लेकिन जब मैंने उठकर देखा तो कमरा खाली था, वहाँ सिर्फ सन्नाटा था और सिंदूर की वही गंध जो अब पहचान में आने लगी थी। इसी बीच मेरी माँ वो कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहने आई थी। हालांकि शुरू में तो उन्होंने इन बातों पर गौर नहीं किया, पर 1 हफ्ता 10 दिन के बाद माँ कहने लगी कि घर में कुछ गड़बड़ है। वो कहने लगी कि वो रात होते ही घर में 2 अजनबियों की आवाज़ सुनती है, और वो भी दोनों स्त्रियों की आवाज़। पर मैंने उन्हें समझाया कि शायद ये उनका वहम होगा, जबकि ऐसा नहीं था। दरअसल सच्चाई ये थी कि कुछ दिन पहले मिल के पास पुराने गोदाम में काम करते हुए मुझे एक पुराना काले तांबे जैसा एक लोटा मिला था, जिस पर हल्का सिंदूर लगा हुआ था। मुझे वो थोड़ा अजीब तो लगा, पर मैं उसे घर ले आया उसका इस्तेमाल करने के लिए। पर तब मुझे नहीं पता था कि वो लोटा कोई मामूली लोटा नहीं है। खैर, उसी दौरान अर्जुन अचानक रात को डर के मारे उठने लगा, जो हमेशा ही उस औरत की बातें करता था जो उसे खींचकर कहीं ले जाना चाहती थी। और जब भी ऐसा होता, फिर से अर्जुन के हाथों में ताज़ा खरोचे हुए निशान मिलते। ये सब देखकर मैं तो डर जाता था, और साथ में साक्षी भी। वो तो डर के मारे अब चुप रहने लगी थी, और उसकी आंखों के नीचे अब काले घेरे पड़ने लगे थे। पर एक दिन उसने भी डरते हुए ये बताया कि जब वो एक दिन बर्तन धो रही थी, तब वहाँ के नल से कुछ गाढ़ा सा बाहर निकला, जो पानी नहीं लेकिन लाल था, जैसे वो खून हो, जिससे बहुत ही बदबू आ रही थी। हालांकि जब मैंने नल बंद किया और जब उसे दोबारा चलाया तो साफ पानी आ रहा था। इसलिए मैंने साक्षी को बताया कि शायद से वो जंग होगा, लेकिन मैं भी अंदर से जानता था कि ये बात सच नहीं है, क्योंकि घर का माहौल अब घुटन भरा हो गया था। वहाँ कुछ तो ऐसा था जिसके वजह से हमें बेचैनी महसूस हो रही थी। कई बार तो मुझे मील में भी अजीब अनुभव होते। मशीनों के बीच चलते हुए ऐसा लगता जैसे कोई मेरे आसपास ही है, क्योंकि कभी कुछ गिरे बिना ही ज़मीन पर बहुत तेज आवाज़ होता था। वैसे तो मैं इन सब के बारे में अपने घर में नहीं बताता था, पर माँ अर्जुन की हालत को देखकर अब हर सुबह पूजा करने से भी डरने लगी थी। यहाँ तक कि एक रात तो जब माँ सो रही थी, तब किसी ने उनकी चोटी को बहुत तेजी से खींचा। हालांकि जब माँ ने पीछे पलटकर देखा तो वहाँ कुछ नहीं था, सिवाय उस खुले खिड़की के जहाँ से ठंडी हवा आ रही थी। फिर वो एक रात आई जब मैं सोने ही वाला था कि मुझे एक आहट सुनाई दी। मैंने उठकर देखा तो सिंदूर की रेखा इस बार पलंग के तीनों तरफ थी, जैसे हमें घेर लिया गया हो, और वो गंध वो एकदम किसी सड़े हुए चीज़ की बदबू जैसी थी। अपने चारों तरफ ये सब देखकर हम घबराए हुए थे, पर तभी अर्जुन अचानक चिल्लाने लगा। जब हम उसके कमरे में पहुंचे तो डर के मारे रो रहा था, और उसके हाथों में फिर से नए जख्म बनाए थे। ये सब देखकर अब मेरी माँ ने साफ कह दिया कि हमें किसी पुजारी के पास जाकर उनकी मदद लेनी चाहिए। पुजारी जब हमारे घर आए तब हमने उन्हें सब कुछ बताया कि कैसे ये सब अचानक से शुरू हुआ। मेरी बातों को सुनकर तो कुछ समय के लिए
वो पुजारी भी हैरान हो गए, क्योंकि मेरी बातों से उन्हें ऐसा कुछ पता नहीं चला जिससे ये पता चल सके कि ये सब क्यों हो रहा है। इसलिए पुजारी जी ने कुछ समय के लिए घर का भ्रमण किया, पर इसके बाद जो हुआ उससे मैं भी हैरान रह गया, क्योंकि मैंने उस पुजारी को उस लोटे के बारे में कुछ नहीं बताया था और ना ही ये कि मैंने उसे कहाँ रखा है। लेकिन जब वो पुजारी हमारे सामने वापस लौटा तब उनके हाथ में वही लोटा था। फिर उस लोटे को दिखाते हुए उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना पूछा कि मुझे वो कहाँ से मिला, लेकिन उस लोटे में आखिर है क्या, उन्होंने इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बताया। उस पुजारी ने बस साफ तौर से ये कहा कि हमें रात को पूजा शुरू करना होगा, यानी कि सूर्यास्त के बाद। हमारे घर में उस रात एक असहज शांति था। माँ ने तुलसी के पौधे को कई बार जल छिड़का। साक्षी ने अर्जुन को कमरे में बंद किया और उसके पास एक लाल धागा बांध दिया जो पुजारी ने हमें दिया था। उस दौरान मैं पूरे घर में लाइट बंद करके बस एक एक कमरे में दीपक जला रहा था, जैसे पुजारी ने हमें बताया था, क्योंकि बिजली की रोशनी उस पूजा में बाधा मानी जाती है। पुजारी रात के करीब 9 बजे घर आए, सफ़ेद धोती, मटमैला झोला और एक धुआंधार धुनी का डब्बा लेकर। उनके साथ एक छोटा सा पीतल का घंटा और गीले नीम के पत्ते थे। उन्होंने घर के बीचों बीच एक चौकोर आकृति बनाई, चारों कोनों पर सिंदूर और बीच में एक मिट्टी का छोटा सा कलश जो गंगा जल से भरा था। उन्होंने मुझे उस कलश के पास बैठाया और कहा, ये आत्मा तुमसे जुड़ी है, तुमने इसे घर बुलाया है, इसलिए अगर तुम डरोगे तो ये कभी नहीं जाएगी। उसी के साथ उस पुजारी ने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया, जिसकी भाषा जानी पहचानी नहीं थी, वो कुछ प्राचीन सा लग रहा था। जिसके बाद उन्होंने धीरे धीरे हर कोने में जाकर नीम के पत्तों को गंगा जल में डुबोकर छिड़काव किया। जहाँ जहाँ वो जल गिरता वहाँ से हल्की सी कराहने की आवाज़ आती और वो रसोई का नल जो कि उस वक्त बंद था, लेकिन वहाँ से एक बार फिर से वही बदबू आने लगी, वही सड़ी हुई गंध जैसी। ये देखते ही उन्होंने वो तांबे का लोटा उठाया और पूजा के बीच में रखा। फिर उन्होंने उसे रुई के धागे से लपेटा और उसे धीमी आग में घुमाया। जैसे वो धागा जला, पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया और वो दीपक की लौ जो कि कुछ देर पहले तक फड़फड़ा रही थी, वो एकदम स्थिर होकर जल रही थी, जैसे सब कुछ रुक गया हो। पर तभी अचानक अर्जुन के कमरे से आवाज़ आया, जो कि अर्जुन के चिल्लाने का आवाज़ था। इसलिए मैं जितना जल्दी हो सके वहाँ भागते हुए पहुँचा और देखा कि अर्जुन तो नींद में बड़बड़ा रहा है। इसलिए उस पुजारी ने अपने रस्मों को जल्दी से पूरा किया और कुछ मंत्र पढ़े और मेरे लाए हुए लोटे के अंदर गंगा जल डालकर उसे अपने झोले में रख दिया और कहा कि इसे नदी में बहाना होगा, क्योंकि जब तक वो आत्मा घर में है तब तक वो खुद को वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करेगी। इसलिए हमने वो लोटा लिया और रात के 1:30 बजे के पास नदी में उसे प्रभावित कर दिया और जैसे वो पानी में डूबा हमें एक सुकून का राहत महसूस हुआ, जैसे हमारे सीने से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। इन सब के कुछ हफ्ते बीतते बीतते अर्जुन अब रात को ठीक से सोने लगा था। सिंदूर की रेखाएं नहीं दिखती थी और ना ही वो गंध नल से अब बाहर आता था, यानी कि घर में अब सब कुछ सामान्य हो गया था। हालांकि उन कुछ महीनों में हमने जो कुछ झेला वो हम बातों से बयान नहीं कर सकते। वो डर, वो अकेलापन, वो लाचारपन, वहाँ होते हुए भी कुछ ना कर पाना, ये सब हमारे लिए किसी सज़ा से कम नहीं थी। तो दोस्तों अब हम चलते हैं आज के तीसरे घटना की ओर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी पसंद आएगा। ये बात है साल 2016 की, जब मैं मुंबई के एक ऑफिस में काम किया करता था। उस रात भी मैं हमेशा की तरह ही काम ख़त्म करके अपने घर गया था। उस घर में मैं अकेला ही रहता था,
इसलिए वो कमरा थोड़ा छोटा लेकिन शांतिपूर्ण था। खिड़की पर हल्की हवा चल रही थी जिससे पर्दे थोड़े बहुत हिल रहे थे। वो रात भी बिल्कुल आम रातों जैसी थी। जब मैं खाना खाकर यही तकरीबन 11:30 बजे करीब सोने चला गया। जब मैं लाइट बंद करके बिस्तर पर लेटा तब कमरे में सिर्फ पंखे की धीमी आवाज़ और बाहर सड़कों पर दूर से जाने वाले वाहनों की गूंज सुनाई दे रही थी। मैं दिन भर के काम से थक चुका था, इसलिए कब मुझे नींद आया ये मुझे ही पता नहीं चला। पर न जाने कैसे मुझे नींद में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। न जाने क्यों मैं सांस नहीं ले पा रहा था, इसलिए कुछ ही देर में मैं जाग उठा। पर जब मैं जागा तो मेरा पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। उसी दौरान मैंने जब घड़ी देखा तब रात के 2 बज रहे थे, इसलिए मैं पानी पीकर फिर से सोने चला गया। पर अचानक जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था तब मुझे लगा जैसे मेरे बिस्तर के नीचे से धीमी धीमी सांसों की आवाज़ आ रही है। पहले तो मैंने इसे नज़रअंदाज किया, ये सोचकर कि शायद से ये सब खिड़की से आते हवा का आवाज़ होगा। लेकिन जब मैंने उस आवाज़ को ध्यान से सुना तो ये आवाज़ और भी साफ सुनाई दे रही थी। बहुत ही धीमी लेकिन भारी सांस लेने की आवाज़, जैसे कोई बहुत ही करीब से सांस ले रहा हो लेकिन खुद को छुपाने की कोशिश करते हुए। हालांकि मुझे इसके बावजूद भी लगा कि शायद से ये सब मेरा वहम होगा, इसलिए मैंने करवट बदलकर आंखें बंद कर ली। लेकिन तभी 2 ठक ठक की आवाज़ सुनाई दी, जो कि बिस्तर के नीचे से बहुत ही हल्की आवाज़ में आ रही थी। वो ठक ठक का आवाज़ ऐसा था जैसे कोई बिस्तर के नीचे से लकड़ी पर धीरे धीरे उंगलियां मार रहा हो, जिसे सुनते ही मैं अचानक से घबरा उठा क्योंकि बिस्तर के नीचे कोई था। इसलिए मैंने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और बिस्तर के नीचे झांकने लगा। पर जब मैंने नीचे देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन न जाने क्यों मुझे उसके बाद भी वहाँ कुछ महसूस हो रहा था। एक पल के लिए मुझे ऐसे लगा जैसे वहाँ कोई हल्की परछाई हल्की सी हिल रही है। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो पलक झपकते ही वो भी वहाँ नहीं थी। वैसे तो बिस्तर के नीचे कुछ ना पाने के वजह से मैं वापस लेट तो गया था, लेकिन अब मैं पूरी तरह से सतर्क था। ऐसे कुछ मिनट बीते ही होंगे कि तभी मुझे लगा जैसे मेरे बिस्तर का गद्दा हल्का सा ऊपर उठ रहा है, जैसे कोई नीचे से उसे धक्का देकर ऊपर की ओर धकेल रहा हो। अकेले उस कमरे में रहते हुए इन सभी घटनाओं को अपने आंखों से देखकर अब मेरी हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। मैंने घबरा कर लाइट जला तो दी, पर पूरे कमरे में मुझे कोई नहीं मिला। सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसी बीच में फिर से लेटने ही वाला था कि अचानक मेरे कमरे का आईना खुद ब खुद हिलने लगा और उसमें से भी एक ऐसा आवाज आया जैसे उस कांच पर कोई खटखटा रहा हो। इसलिए मैं धीरे धीरे उठा और आईने की तरफ बढ़ते हुए उसे देखने लगा। पर तभी मेरे पैर ठंडे पड़ गए क्योंकि आईने में मेरा अक्स था, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था जबकि मैंने कोई मुस्कान नहीं दी थी। उसको देखकर अब मैं पूरी तरह से डर चुका था, जिससे अब मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने जैसे ही अपना सिर घुमाया, मुझे बिस्तर के नीचे से 2 आंखें चमकती हुई दिखी। पीली, लेकिन वो अंधेरे में चमक रही थी। पर उसकी सबसे अजीब बात ये थी कि मेरे पलक झपकते ही वो भी वहाँ से गायब हो गया। लेकिन जब मैंने दोबारा देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। अब मेरे कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे ठीक आसपास है, लेकिन कहाँ, ये जानने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मैंने एक गलती कर दी। मैंने अपने मोबाइल की लाइट जलाकर दोबारा बिस्तर के नीचे झांका, जहां मैंने एक ऐसा अक्स देखा जो कि हूबहू मेरी तरह ही दिख रहा था।
बिल्कुल वैसा ही चेहरा, वैसी ही आंखें और वैसे ही कपड़े, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। और फिर उसने मुझसे फुसफुसाकर बिस्तर के नीचे आने का समय पूछा। जब मैंने हिम्मत करके पलटकर देखा तब बिस्तर के नीचे से एक काला सा हाथ बाहर आया, जो धीरे धीरे मेरी तरफ ही बढ़ रहा था, शायद से मुझे पकड़ने के लिए। इसलिए मैंने बिना एक पल गवाए उस कमरे का दरवाज़ा खोला और उसे बंद कहकर वहाँ से भाग गया। हालांकि मैं अपने कमरे में जाना तो चाहता था, लेकिन उस खौफनाक मंजर के बाद मैं वापस नहीं गया, बल्कि मैंने वहाँ रहते हुए एक पड़ोसी से मदद मांगी। खैर, जब मैं दोबारा अपने कमरे में पहुंचा तो सब कुछ सामान्य ही लग रहा था। न कोई परछाई थी और ना ही कोई आवाज़। बस एक चीज़ बदली हुई थी, वो थी आईने में बिस्तर के नीचे अब भी मुझे कोई दिख रहा था और वो अब भी मुस्कुरा रहा था। अगले दिन मैंने अपना बिस्तर पूरी तरह से पलट कर देखा, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं था। लेकिन जब मैंने फर्श पर गौर किया तो वहाँ हल्के नाखूनों के निशान थे, जैसे कोई बहुत समय से वहाँ रह रहा था। उसी बीच मुझे एक चीज़ याद आया, उस लॉकेट को लेकर, जो कि मैं हाल ही में एक एंटीक शॉप से लाया था। पता नहीं क्यों, मगर उस लॉकेट के आने के बाद से ये सभी घटना शुरू हुआ था, क्योंकि उस रात के पहले ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। हालांकि मुझे उस लॉकेट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था, पर मैंने उसे इन सब का कारण समझा और उसे घर से बाहर फेंक दिया, जो कि शायद से मेरा सही फैसला था, क्योंकि उस लॉकेट को बाहर फेंकने के बाद उस परछाई ने मेरा पीछा करना बंद कर दिया। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं आज के चौथे घटना की ओर, जो कि ऐसे ही रहस्यों और डरावने पलों से भरा हुआ है। उस घर में कुछ समस्या है, ये हमें तब पता चला जब सबसे पहले बाथरूम के नल से लाल रंग का पानी गिरना शुरू हुआ। पहले तो मैंने सोचा कि शायद ये जंग लगने का असर होगा, लेकिन सफाई करने के बाद भी ये होता रहा। उसी बीच एक रात अर्जुन ने डर के मारे चिल्ला दिया। उसने कहा कि जब उसने हाथ धोने के लिए नल खोला तो पानी चिपचिपा और गहरे लाल रंग का था। हालांकि जब मैं और संध्या वहां पहुंचे तो नल से साफ पानी ही निकल रहा था। पर अजीब घटनाएं तो इन सब के बाद शुरू हुई। रात में कभी कभी धीमे फुसफुसाने की आवाज आती थी। माँ को कई बार ऐसा लगता था कि कोई कमरे के दरवाजे के बाहर चल रहा है, पर जब भी वो दरवाजा खोलकर देखती तो वहां कोई नहीं होता। माँ को कई रातों से अजीब अजीब आवाज सुनाई दे रही थी। उन्हें ऐसा लगता था जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हो। तो कभी अचानक उन्हें किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आती। मगर हैरान करने वाली बात ये थी कि ये सब सिर्फ माँ को ही सुनाई दे रहा था। हम में से किसी और को ऐसा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। हालांकि रात की ये घटना यहीं पर ही नहीं रुकी। अर्जुन अब हर रात डरावने सपने से जाग जाता था। वो रोते हुए कहता था कि कोई औरत उसे मार रही है। उसके सपनों का डर उसके चेहरे पर साफ दिखता था। फिर एक रात संध्या बाथरूम गई तो उसने नल से पानी गिरने की आवाज सुनी, मगर जब उसने बत्ती जलाई तो नल बंद था। पर जब उसने आईने में देखा तो उसे एक हल्की सी परछाई दिखी, जिसे देखकर वो घबराहट के मारे वहां से निकल गई। पर चीजें इससे भी ज्यादा डरावनी हो सकती है, ये हमें नहीं पता था, क्योंकि अब चीजें और भी डरावनी होने लगी थी। माँ को ऐसा लगता था कि कोई उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी घर के दरवाजे भी अपने आप खुलने और बंद होने लगते थे।
पर सबसे अजीब घटना तो तब हुई जब एक रात संध्या ने बाथरूम में जाकर देखा कि वहां की बाल्टियां भरी हुई है, जबकि संध्या ने और ना ही घर में किसी ने वहां के बाल्टियों को भरा था। पर इसमें हैरानी की बात सबसे ज्यादा ये थी कि उसमें पानी नहीं बल्कि लाल रंग का खून भरा था। और जब उसने पानी के पास जाकर देखा तो उसमें एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जिसके वजह से अब हम सभी बुरे तरीके से डर चुके थे। खैर, उन्हीं को देखकर माँ ने कहा कि इस घर में कुछ अनहोनी हो रही है। वैसे तो मैंने उस घर के अतीत के बारे में जानने की कोशिश की थी, लेकिन मैं कामयाब नहीं रहा। कहीं से मुझे पता चला कि वहां कई सालों पहले एक औरत ने आत्महत्या की थी, तो कईयों ने मुझे बताया कि उस औरत को असल में मारा गया था। पर आखिर इन सब को रोकने का हल क्या है, ये मुझे नहीं पता था। इसीलिए मैं माँ के कहने पर एक पुजारी के पास गया। हालांकि उस पुजारी ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, हमारे घर में एक ऐसी आत्मा भटक रही है जिसे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए पुजारी जी ने घर में एक हवन करवाया। पूरे घर को गंगा जल से शुद्धि किया गया और फिर उस बाथरूम में विशेष मंत्रों का जाप किया गया। जब हवन हो रहा था तब कई चीजें अजीब हुई। खैर, पुजारी जी ने वहां एक विशेष अनुष्ठान करवाया, जिसमें कुछ लकड़ियां और औषधियों को जलाकर उन्होंने मंत्रोच्चारण किया। फिर उन्होंने बाथरूम के नल को गंगा जल और चंदन से पवित्र किया। उस रात के बाद हमने महसूस किया कि घर में कुछ तो हल्का सा बदलाव है। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब अगली सुबह नल से पानी पहले की तरह साफ बह रही थी। ना ही उसमें लाल रंग था और ना ही बदबू। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि वेदांत जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना।